नमस्कार। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान, जहाँ के ऊपर ईद इस समय मनाई जा रही है। और एक अजीब माहौल है वहाँ के ऊपर इस ईद के मौके पे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग नए कपड़े भी खरीदना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और फिर उसके अलावा जिस तरीके की फेस्टिविटीज़ मनाई जाती थीं, वो नज़र नहीं आती वहाँ से, जैसी रिपोर्ट से समय आ रही है। उसकी वजह ये है कि वहाँ की इकोनॉमी के हालात सुधरते हुए नज़र नहीं आते। उनकी जो जीडीपी है वो कुल 340 बिलियन डॉलर की है। और पर कैपिटा इनकम जो है, आप सोच सकते हैं, 1471 रुपए, यानी ये बहुत कम होती है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनका जो अ, महंगाई है उसकी दर देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 7% है और बिलो पॉवर्टी लाइन 35%। ये बड़ी गलत फिगर नज़र आती है, इसलिए कि अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे 35% है तो ये तो 35% अनएम्प्लॉयड ही हो गए, तभी तो वो नीचे हैं पॉवर्टी लाइन के। फिर दूसरी बात ये है कि इम्पोर्ट उनका 60 बिलियन डॉलर का है और एक्सपोर्ट जो है कुल 23 बिलियन डॉलर की है। ये एक बड़ी समस्या है। फिर उसके अलावा ये है कि जो गोश्त है, मटन जो है, वो 1100 रुपए में है। चिकन जो है वो पहले 300 का था, बढ़ के अब 700 हो गया, और पिछले कुछ दिनों में ईद के मौके पे लगता है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्याज़ 215 रुपए, घी जो है ऑर्डिनरी वो 160 रुपए में है, टमाटर जो है 122 रुपए में है। और सोच लीजिए क्या हाल होगा, देसी घी जो है वो 1800 से लेके और 2500 तक में मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेट्रोल का दाम जो है वो 289 पर लीटर है रुपए में, और डीजल जो है 284 पर लीटर है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमतों के कारण वहाँ पे कई हजार छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। बिजली की भी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। बिजली की कीमत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग को नुकसान ज़्यादा हो रहा था, प्रॉफिट कम हो रहा था। फिर एक बड़ी समस्या उनके यहाँ ये भी आ गई इन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, कि उनको जो है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। परचेजिंग पावर कम होने की वजह से ये हो गया कि लोग जो बहुत ज़रूरी सामान है वही खरीदते हैं। रोज़मर्रा के खाने-पीने की चीज़ें, या फिर उसके अलावा अ, दवाएँ, इस किस्म की चीज़ें जो कि बहुत महँगी हैं, दवाएँ भी वहाँ पे। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि डेवलपमेंट एजेंडा उनका कभी रहा ही नहीं। और हमेशा उन्हीं ने जो है धर्म का इस्तेमाल किया, और धर्म की राजनीति से मुल्क नहीं चलते। मुल्क को चलाने के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत होती है अच्छी, और फिर उसके अलावा ये होता है कि डेवलपमेंट आपका कितना हो रहा है। हर साल देखा जाता है लगातार बढ़ता जाना चाहिए। ये सब उनके यहाँ हो नहीं पाया। उनको धर्म से बहुत फ़ायदा हो रहा था तो वो उसी राजनीति को चलाते रहे, जैसे कि अफ़गान वार के दौरान अमेरिका ने लगभग 50-60 डॉलर बिलियन डॉलर के उनको दिया, क्योंकि वो वहाँ पे सोवियत यूनियन के जो ट्रूप्स थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर रखा था, उनके खिलाफ जंग में जिहाद छेड़ रखा था। और उस जिहादी तमाम दुनिया से पाकिस्तान आते थे, फिर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भेजे जाते थे, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और लड़ते थे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की बुनियाद ही गलत हुई था। एक तरफ तो धर्म के नाम पे बनाया, दूसरी तरफ नफ़रत उससे जुड़ी हुई थी। नफ़रत भारत के खिलाफ थी। ये एक बड़ी समस्या है जो उनके साथ आज तक बनी हुई है। पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन वहाँ की सेना है, सब जानते हैं। और सेना अपनी पॉलिसी में परिवर्तन लाने पे तैयार नहीं। इसी के आतंकवाद के नाम पे वो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, फिर और ईरान में भी, अब दूसरे अफ़गानिस्तान तो बर्बाद ही कर दिया उन लोगों ने। उसका कारण ये है कि एक हमेशा वो बिल्डअप करते हैं कि भारत से उनको थ्रेट है, खतरा बना रहता है। इसलिए आर्मी जो है, सेना जो है, वो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री इकोनॉमिक रोल में एक बड़ा रोल प्ले करती है। बड़ा उसका
भागीदारी होती है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। होता वही है जो सेना चाहती है और सेना में जो है सेना का जो बजट है वो बहुत बड़ा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। वो अपने बजट में कोई कमी करने पे तैयार नहीं है और हालाँकि इस वक़्त उनकी हालात बहुत ख़राब है। उसके कई कारण हैं। एक तो कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ उनकी बंद हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ तो तभी कंपनीज़ तो तभी इन्वेस्ट करती हैं जब वो देखती हैं कि उन्हें प्रॉफ़िट मिलेगा। उनको नज़र नहीं आता कि प्रॉफ़िट मिलेगा और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आतंकवादियों की बढ़ती हुई जो घटनाएँ हो रही हैं लगातार, आतंकवाद जिस तरह से फैल रहा है, वो भी एक बड़ा कारण है। फिर ती उसके अलावा ये है कि पेट्रोल, डीज़ल और बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए भी बाहर की भी कंपनीज़ आने से और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आतंकवाद से नहीं चाहते। उनको लगता है कि इनस्टेबिलिटी आने वाले समय में और बढ़ती हुई नज़र आती है। ये सच है कि वहाँ पे जो हालात हैं, ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान तहरीक-ए-तालिबान और का बहुत वर्चस्व है। लगातार वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना और पुलिस फ़ोर्सेस को और दूसरे कर्मचारियों को। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि बलूचिस्तान में भी वो काफ़ी सक्रिय हैं, उनके अलावा और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप भी वहाँ पे हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ धार्मिक हैं। ये एक समस्या है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, वो बेसिकली पॉलिसी जो है, वो आतंकवाद के माध्यम से अपना वर्चस्व इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है। अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और दूसरी जगहों पे जाना चाहता है। ये बड़ी बैंकरप्ट पॉलिसी है। उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है ज़्यादा और ना ही उनके पास इतनी वसअत है कि वो इन्वेस्ट कर सकें दूसरे मुल्कों में। तो इस कारणवश वो आतंक का सहारा लेते हैं और आतंक लगातार बढ़ता है। आतंक के बढ़ने से उनको लगता है कि वो उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएँगे और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट हो चुकी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी। पिछले दफ़े इलेक्शन हुए थे, हमने देखा किस तरीके से इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट हुए। इलेक्शन तो अब वहाँ नहीं होते, उसको सिलेक्शन ही स वहाँ के लोग कहते हैं। जिसको चाहती है सेना से कर देती है, जो सबसे पावरफुल लीडर है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है, उसको कहीं अ, वो जेल में है। उसकी पार्टी के लोगों को भी बड़ी संख्या में जेल कर भेज दिया गया है। ऐसे हालात में इकोनॉमी का सुधरना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। हालाँकि अब एक नए फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगज़ेब साहब जो हैं, वो अमेरिका से लाए गए हैं और ये सोच रहे हैं कि वो हालात को ठीक कर देंगे। ये उनको लाने का मतलब ये है कि वो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन दिलाने में मदद करेंगे। जब पाकिस्तान को अमेरिका से मदद की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरह के इम्प्रेशन देता है और इस तरह के स्टेप्स भी उठाता है। और यही नहीं बल्कि वो ईरान को भी टारगेट करता है, अपने आतंकवादी संगठनों की मदद से। जैसे कि हमने पिछले कुछ समय से देखा, जनवरी में एक अटैक हुआ बॉर्डर के ऊपर, इसमें कई ईरानी लोगों की हत्याएँ हुई। फिर उसके अलावा अभी सिस्तान प्रोविंस में चाबहार के पास आर्मी के कैंप पे अटैक किया, जो कि काफ़ी समय तक चला, कई घंटे तक चला। इस तरह के बड़े हाई प्रोफाइल जो मिलिट्री अ ऑपरेशंस होते हैं आतंकवादियों के, वो किसी आतंकवादी वो तभी संभव होते हैं जबकि उन्हें किसी एजेंसी की सपोर्ट हासिल हो, किसी देश की एजेंसी। तो बगैर आईएसआई की मदद के मैं नहीं समझता कि इस तरह के ऑपरेशन पूरे हो पाते। अब ये है कि वो उनको लगता है ये कि पाकिस्तान से मदद मिल जाएगी, इसलिए कि उनको लगातार बाहर की से लोन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनको आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक का भी लोन वो चाहते हैं। इसी के वो बगैर अमेरिका की सहमति के नहीं मिलेगा क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस पे सबसे बड़ा कंट्रोल जो है वो अमेरिका का है। उसके सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है और वो तभी मिलता है जब आप अमेरिकन पॉलिसी को प्रमोट करें और उसकी शर्तें बहुत सख्त होती हैं। इनको जो भी
सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं, उसको कट करना पड़ता है, उससे और बड़ी हालात और बिगड़ने लगते हैं, बजट को बैलेंस करना पड़ता है, खर्चे स्टेट के कम करने पड़ते हैं, टैक्स को बढ़ाना पड़ता है, जो कि इस समय उनके लिए और मुश्किल हो जाती है। मगर ये है कि उनकी शर्तें तो पूरी करनी पड़ेंगी, तभी मिलेंगी उनको पैसा, वरना और बड़ी क्राइसिस वहाँ खड़ी हो जाती है। अब देखना ये आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान जो है अ, इन हालात में जो औरंगज़ेब साहब आए हैं वहाँ के वित्त मंत्री जो बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत उनको कामयाबी भी मिल पाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो फिर भी सँभल जाती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान भी में कृषि का काफ़ी वर्चस्व है और थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ये है कि उनकी खेती जो है वो पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट है और मानसून जो है बड़ी erratic चल रही है आपकी। पानी बहुत ज़्यादा बरस जाता है या पानी कम बरसता है किसी साल, दोनों से समस्या है। इस साल जाड़ा बड़ा लंबा खिंच गया, पानी भी बहुत बरसा है, उससे उनकी भी फसल पे असर पड़ा है, गेहूँ की खास तौर से। लेकिन ये दूसरी कारण ये भी है कि उनके यहाँ जो आज से कुछ साल पहले जो सैलाब आया था, बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से के साथ मिट्टी भी आ गई, तो बहुत सी ज़मीन उनकी खराब हो गई है, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे उनको काफ़ी मदद आने वाले समय में मिल सकती है, अगर मानसून ठीक। दूसरी बात ये है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, उन्हीं ने बड़े-बड़े डैम्स नहीं बनाए या छोटे तालाब भी नहीं बनाया, सबसॉइल वाटर भी नीचे हो गया है काफ़ी और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण खेती में जो प्रॉफ़िट होता है, वो बहुत कम नज़र आता है। ये भी एक समस्या उनके सामने बनी भी है। दूसरी बात ये है कि इनका पहले जिस तरीके से रेमिटेंसेस जो उनके काम करने वाले लोग अरब देश में काम करते हैं, ख़ास तौर से वो जो पैसा भेजते थे, उसमें भी काफ़ी कमी हो गई है। एक तो अरब देश में इस समय जा भी कम रहे हैं, इसलिए कि वो दूसरा नेचर के लोगों को चाहते हैं, वर्कर जो है वो की संख्या कम होती हुई नज़र आती है और बांग्लादेश, नेपाल और दूसरी भारतवर्ष से भी बहुत स्किल वर्कर वहाँ पे जा रहे हैं। तो रेमिटेंसेस के कम होने से भी इम्पैक्ट काफ़ी पड़ रहा है उनकी इकोनॉमी को। उनको उम्मीद है कि इस साल कुछ रेमिटेंसेस शायद ज़्यादा आ जाएँ पहले के मुकाबले में, लेकिन कितने बढ़ेंगे ये भी मुश्किल है बताना। इसी को देखते हुए शहबाज़ शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो सऊदी अरबिया का भी दौरा किया, मगर उनको वहाँ पे कोई ज़्यादा आशाएँ नज़र नहीं आईं। जिस तरह उन्होंने सोचा था कि कुछ उन्हें फंड्स मिल जाएँगे और मगर ऐसा दिखाई नहीं दिया। इन्वेस्टमेंट की भी बात उन्हीं ने वहाँ पे की, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से। लेकिन ये कि उन्हीं ने कहा भी है इन्वेस्टमेंट के लिए, काफ़ी समय से सऊदी अरेबिया कह रहा है, एक बड़ी रिफाइनरी की बात चल रही थी। मगर इन हालात में कैसे कोई इन्वेस्ट करे जहाँ पे इतना आतंक फैला हुआ हो और कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। इस कारणवश उनके डिले हो रहे हैं, उनके भी जो प्रोजेक्ट उन्होंने प्रॉमिस भी किए थे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कश्मीर का भी राग वहाँ आलापा और कश्मीर में भी उनको एक रोल देने की बात की कि वो मध्यस्थता करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है वो करें। उन्होंने अपील ज़रूर की कि बातचीत के माध्यम से आप लोग बात करिए, ये हिंदुस्तान का भी पुराना स्टैंड यही है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की यूटिलिटी अब जो सऊदी अरेबिया या यूएई में जैसी पहले थी, अब नहीं रही। पाकिस्तान की उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ के खाड़ी के देशों में एक की जो पॉलिसी है, ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया की पॉलिसी में एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है, डोमेस्टिक भी और फ़ॉरेन पॉलिसी भी। अब पाकिस्तान इस अ, ब जो बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है, उसमें भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है। भारत क्योंकि उनसे एक बड़ी मात्रा में तेल का खरीदार भी है और फिर वो भारत में वो इन्वेस्ट भी करते हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ने की भी संभावना नज़र आती है। उसका कारण ये है कि भारत में की इकोनॉमी जो है, एक तो 3.78 ट्रिलियन डॉलर की है और दूसरे लगातार ये बढ़ रही है। तो इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में वो अपना भी फ़ायदा उठाना
चाहते हैं। और ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वयं पर्सनल रिश्ते भी अब अ अ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हों या दूसरे खाड़ी के जो रूलर्स हैं, उनसे बड़े अच्छे बन गए हैं। तो पाकिस्तान जो है अब उनके ऊपर दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान जो था वहाँ पे उसकी सेना रहती है, अभी भी होगी थोड़ी बहुत। अब सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की सेना की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने स्वयं अपना एक मिलिट्री कोएलिशन जो बना है जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है और उसके अलावा इजिप्ट, सूडान और बहुत से इस्लामिक देश और भी। तो उनकी सऊदी अरेबिया की जो डिपेंडेंस थी सेना को लेके, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इन सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में उनके यहाँ कोई बड़ा सुधार या कोई इकोनॉमी में बड़ा चेंज आने की संभावना नज़र आती है। और ये एक बड़ी समस्या है और पाकिस्तान में जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी फैल रही है, उससे पूरे क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। आपने समय निकाल के वीडियो को देखा, हम आपके आभारी हैं। जल्दी ही हम एक नया वीडियो लेके आएँगे। अगर आपको पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।